हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है जीके रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर। स्टैटिक जीके 1000 क्वेश्चंस की ये सीरीज चलने वाली है। ये उसका पार्ट 2 है। एक पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है और एसएससी जीडी को देखते हुए ये जो है बैच चलाया जा रहा है। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं या वनडे एग्ज़ाम जितने भी होंगे, उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट रहने वाला है। तो आप सबसे अनुरोध करता हूँ, जितने भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, आपको कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। 25 क्वेश्चन होंगे, फिर बता देता हूँ। एसएससी जीडी को मद्देनज़र रखते हुए ही 25 क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह ही मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। आपको लगेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और डिटेल भी होंगी साथ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी की वजह से जो है दिन रात और मौसम का जो है चेंजेस होता है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी के कारण विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं और यह अपने अक्ष पर अपना अक्ष का जो चक्कर लगाती है, ये 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। ठीक है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं, राइट। और पृथ्वी की जो सतह है उस पर पृथ्वी पर 71% जो है पानी है और 29% जो है भूमि है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे और ये नोट डाउन आप कर सकते हैं, या फिर ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको यही कंटेंट इंग्लिश में चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको यही कंटेंट, यही सारी चीज़ें इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिले साक्ष्य, जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था? यानी ऑप्शन जो है इनमें से जो साक्ष्य मिले हैं, कौन सा जानवर है जिसको मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था? सो ऑप्शन सी जो है कुत्ता। कुत्ता एक वफादार जीव होता है, प्राणी होता है। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को ही जो है अपना पालतू पशु बनाया था। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मानव ने पहली बार कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। और ये क्यों बनाया था? क्योंकि यह सबसे वफादार प्राणी होता है। नेक्स्ट है, खून में जो कैंसर है ये कौन सी अवस्था कहलाती है? देखिए, खून में जो कैंसर की अवस्था होती है वह ल्यूकेमिया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जब खून में या ब्लड में कैंसर हो जाता है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। अब सवाल आता है, कैंसर होता कैसे है? देखिए, जब जो हमारा कोशिका विभाजन होता है ना, वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, जब कोशिका विभाजन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे उस अंग में कैंसर होगा। ठीक है, कैंसर हो जाएगा और सबसे डेंजर यही होता है, ब्लड कैंसर। ठीक है, और जो ये WBC है ये काम करना बंद कर देता है। इसकी जो संख्या है धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, कैंसर में कम होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, ल्यूकीमिया जो कैंसर की ब्लड में जो कैंसर होता है उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स यानी RBC की संख्या जो है वाइट ब्लड से WBC से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। कहने का मतलब ये है, जो ये WBC है, WBC हमारे शरीर में यानी वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली है ये। इसी की वजह से हमें रोग नहीं होते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसकी वजह से हमें रोग नहीं होंगे, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का इससे सीधा कनेक्शन है। ठीक है, तो ये कम होने लगता है रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। सॉरी, रेड ब्लड सेल की संख्या ज़्यादा हो जाती है। मैंने बताया था आपको, जब जब क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड ब्लड कोई भी चीज़ हो कैंसर हो जाएगी। आप मस्तिष्क में देखेंगे, मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता है, मस्तिष्क में सेल डिवीज़न नहीं होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी कैंसर हो जाता है। उसका कारण ये है, मस्तिष्क में जो 90% है उसमें कैंसर कभी नहीं हो सकता, जो 10% है उसमें कैंसर होता है। ठीक है, क्योंकि वह कौन सी सेल से बना होता है?
गिलिलियो सेल से बना होता है। जो 90% ब्रेन है हमारा, वो उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, वहाँ सेल्स होते हैं, सेंट्रोसोम नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड जो है क्या नाम है ब्लड क्या बोलते हैं सेल डिवीज़न नहीं होता, जिसकी वजह से ब्रेन में कैंसर बहुत कम होता है। अगर ब्रेन में कैंसर होगा तो उसे पहले ट्यूमर बोलेंगे, और ट्यूमर में ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? सो यकृत को जो है रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ठीक है, ये जो अपना लिवर है इसको यकृत भी कहा जाता है, इंग्लिश में लिवर कहा जाता है, और उर्दू में जिगर कहा जाता है। तो जिगर जो है ये यकृत जो है इसे रासायनिक कारखाना कहा जाता है। यह भोजन के नए घटकों को तोड़ता है, यानी भोजन को यही तोड़ता है। यकृत में कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे लिवर को आधा काट भी दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक धीरे 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 पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाएगा। तो कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा लिवर में, सबसे कम ब्रेन दिमाग में। ठीक है, ये याद रखना। ब्रेन यानी मस्तिष्क में जो सबसे कम कोशिका विभाजन, और सबसे ज़्यादा लिवर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो बारूद का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबल ने किया था। ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने बारूद का आविष्कार किया था। बारूद एक विस्फोटक रासायनिक मिश्रण होता है, एक मिक्सचर है। इसे गन पाउडर या काले रंग के कारण काला पाउडर भी कहा जाता है, इसे ब्लैक पाउडर भी हम कहते हैं। ठीक है। नोबल प्राइज़ जो आप जानते हैं, 6 श्रेणियों में नोबल प्राइज़ दिया जाता है। ये वही नोबल हैं, इन्हीं की याद में, इन्हीं के नाम पर ये नोबल प्राइज़ वगैरह दिए जाते हैं, जैसे शांति का नोबल प्राइज़, अर्थशास्त्र का, और मेडिसिन में, ठीक है, रसायन में, फिजिक्स में नोबल प्राइज़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? देखिए, इंद्रधनुष जो बनता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है, अपवर्तन और परावर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बनता है। सूर्य की किरणें, वर्षा की बूंदों से आप अपरिवर्तित तथा परिवर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनता है। जब सूर्य की किरणें जो हैं, इधर से मान लो सूर्य की किरणें आ रही हैं और बारिश हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वातावरण के, वो इसमें स्पर्क होंगे, तो इस साइड सूर्य के जस्ट इस साइड, सॉरी पीछे या आसपास आपको सूर्य क्या बोलते हैं इंद्रधनुष बना हुआ दिखेगा। ठीक है, इंद्रधनुष को इंग्लिश में विबग्योर कहते हैं, VIBGYOR। ये इसका श्रेणी है रंगों का, वॉयलेट, ठीक है, आई से, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, आई से मुझे नहीं, शायद याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये इसकी क्रम है, इस हिसाब से रंग ये बनते हैं। ठीक है, अच्छा आगे, अथवा कणों के पड़ने से विक्षेपण की अवस्था। हाँ, विक्षेपण वही है जब सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत के जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता देता है, हमें प्रेस की स्वतंत्रता देता है? तो आर्टिकल 19 जो है ये इससे संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंदर निहित है। ठीक है, जो भाग थर्ड यानी मौलिक अधिकार के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 19 है ना, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसके 5 पार्ट हैं या 6 भाग होते हैं, जिसमें एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, और एक होता है कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक भीड़ इकट्ठी करके बैठ सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपना शांतिपूर्वक आंदोलन भी कर सकता है। आर्टिकल 19 हमें इस बात की आज़ादी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास को क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन ए पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास को पंपास कहा जाता है। पंपास जो है दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को जो है वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड कहा जाता है। ठीक है, अगर दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास को क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है, और इसके घास के जो स्थल होते हैं, मतलब जहाँ पे घास होती है, उसे वेल्ड कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का जो उपयोग है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। भूकंप कितने, जो रिएक्टर पैमाना होता है, कितने रिएक्टर स्केल का भूकंप आया है, उसकी जो माप होती है वो भूकंप की तीव्रता उसी रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। ठीक है,
और भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा जो होती है उसे ही भूकंप तीव्रता कहते हैं। यानी जब भूकंप आता है जो उससे जो एनर्जी निकलती है उसे भूकंप तीव्रता कहा जाएगा। ठीक है। रिएक्टर स्केल का जो आविष्कार हुआ था 1935 में चार्ल्स रिक्टर द्वारा हुआ था। उन्हीं के नाम पर रिएक्टर स्केल का नाम भी पड़ा है। 1935 में इसका आविष्कार हुआ है। ठीक है। भूकंप के प्रभाव को मापने के लिए मरकाली स्केल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, छप सकता है कि मरकाली स्केल किस के उपयोग के लिए किया जाता है। तो आप आंसर देंगे किसके लिए? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली तेल की रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? देखिए, भारत में जो पहली तेल की रिफाइनरी स्थापित की गई थी वो डिगबोई आसाम में की गई थी। ठीक है। तेल की रिफाइनरी सबसे पुरानी है ये, आसाम में थी, डिगबोई में। ठीक है। भारत में पहली रिफाइनरी आसाम के डिगबोई शहर में स्थापित की गई थी। डिगबोई को तेल का शहर भी कहा जाता है। इसका जो शुरुआत हुआ था 11 दिसंबर 1901 को इसकी शुरुआत हुई थी। यह सबसे पुरानी तेल की रिफाइनरी है। कहाँ पे? पूरे एशिया में। पूरे एशिया में बोले तो एशिया में चीन भी पड़ता है। चीन में भी नहीं थी जब तेल की रिफाइनरी, जब आसाम के डिगबोई में भारत में लगी थी 1901 में, ये याद रखना। ठीक है। आसाम के डिगबोई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जो उद्गम है भारत में नहीं होता? कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता? वो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका उद्गम जो है भारत में नहीं होता है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से कैलाश रेंज में उद्गम होती है। कौन सी जगह है ये? कौन सा ग्लेशियर है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। ठीक है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है। यह अरुणाचल प्रदेश में सदिया शहर के पश्चिम इलाके से भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से अंदर एंटर करती है भारत में। और इससे सांगपो कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में। ठीक है। कहाँ से निकलती है? कैलाश रेंज के कौन से ग्लेशियर से? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कब और कहाँ पे हुआ था? देखिए, नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था, दो दल थे आज़ादी से पहले, एक नरम दल था और एक गरम दल था। तो इनका जो विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में क्यों हुआ था? देखिए, सूरत अधिवेशन जो है 26 दिसंबर 1907 को तापी नदी के किनारे पे संपन्न हुआ था। यहाँ पर स्वराज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन की बात चल रही थी और उसके अध्यक्ष के को लेकर नरम दल और गरम दल में जो है मतभेद हो गया, जिसके कारण सूरत अधिवेशन के बाद नरम दल और गरम दल दो अलग अलग ग्रुप में बट गए, यानी उनका विभाजन हो गया। नरम दल में दादा भाई नेहरूजी मुख्य व्यक्ति थे, दादा भाई नेहरूजी, और गरम दल में लाला लाजपत राय जो थे वो मुख्य व्यक्ति थे। ठीक है। इसको लाल बाल पाल के नाम से भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है घरेलू, एक सेकंड, यही क्वेश्चन है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में आने वाली चीनी है उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें सुक्रोज पाया जाता है। जो घर में उपयोग होती है चीनी, उसमें सुक्रोज ज़्यादा पाया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें और पाई जाती है चीनी जो घर में उपयोग होती है? सुक्रोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज। ये तीनों ही मीठे लिक्विड होते हैं, मीठी चीज़ों में ही पाए जाते हैं, जैसे कि चुकंदर है, गन्ना है। ठीक है। इनमें सुक्रोज आदि पाया जाता है। ठीक है। रासायनिक रूप से सुक्रोज जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में पाया जाता है, और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जो है ये दो शर्करा से बने होते हैं। ठीक है। आमतौर पर ये फलों आदि और सब्जियों में भी मिल जाते हैं। ठीक है। सब्जियां जैसे गाजर वगैरह में सुक्रोज वगैरह, ये गाजर में कैरोटीन मिलता है, सॉरी, कैरोटीन। ठीक है। गाजर में कैरोटीन ज़्यादा होता है जो आंखों की रोशनी के लिए मददगार है। नेक्स्ट है पुस्तक वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस के जो रचनाकार हैं वो कौन है? सो ऑप्शन डी है लियो टॉल्स्टॉय। ये जो है रशियन यानी रूसी लेखक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वॉर एंड पीस। ये इसी के रचयिता हैं। कब प्रकाशित हुई थी? 1869 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई है। कुछ विद्वान जो है इसे वीर रस कहते हैं कि ये वीर रस का महाकाव्य है। इलाहाबाद में जो है रुद्र नारायण अग्रवाल जी ने इसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया था। ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, लियो टॉल्स्टॉय की जो बुक है वॉर एंड पीस, उसको हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया था? रुद्र नारायण अग्रवाल जी ने इसे ट्रांसलेट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? सो ऑप्शन ए है प्रदीप जी हैं, इन्होंने यह गाना लिखा था। इस गाने को गाया था लता मंगेशकर जी ने, और ये गाना जो समर्पित था, ये 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, तो उसमें भारतीय सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए और जो मारे गए थे उनकी शहादत के लिए ये गाना उनको समर्पित किया गया था। ठीक है, और ये गाना लिखा किसने? कवि प्रदीप जी ने लिखा है, और संगीत किसने दिया है? श्री रामचंद्र जी ने इसको म्यूजिक दिया था। गाया किसने था? लता मंगेशकर जी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज्य नहीं किया? यानी दिल्ली सल्तनत पर किसने राज्य नहीं किया? तो ऑप्शन जो बी है, गौरी वंश, इसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत पर जो है किस किसने राज किया है? उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ। गौरी वंश जो है सीधे दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया उसने। मोहम्मद गौरी के जो दास थे, उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने जो है किया है। कौन कौन है? गुलाम वंश है, ये 1206 से लेके 1290 के बीच रहा। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक उसके संस्थापक थे। खिलजी वंश है, ये 1290 से 1320 था। तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन 5 वंशों ने जो है दिल्ली सल्तनत पर जो अपना राज किया था। ठीक है, और इनमें से 4 वंश और थे, जिसमें तुर्ग पहला और आखिरी अफगान वंश था। ठीक है, अफगानी थे जो दिल्ली सल्तनत पे राज कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंगल मराठा किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? सो ऑप्शन बी है, सालबाई की संधि है। ये जो है इसमें मराठा आंगल युद्ध हुआ था 1775 1782। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच 3 युद्ध लड़े गए थे। ये पहला युद्ध था जो सूरत संधि के साथ सालबाई की संधि के बीच समाप्त हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच युद्ध हुआ था ये? आंगल यानी अंग्रेजों, आंगल मतलब अंग्रेज, मराठा तो मराठा भारत यहाँ के क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के। मराठा के बीच 3 युद्ध हुए थे, ये पहला था आंगल मराठा युद्ध 1775 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था। ये एक किसान आंदोलन था, ये किसान आंदोलन था, ये याद रखना सबसे पहले तो। ये एक किसान आंदोलन था, इसके जो कैप्टन थे या नेतृत्वकर्ता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में यह गुजरात में हुआ था। यह किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, ये हुआ था किस लिए? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? देखिए, गदर आंदोलन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लाला लाजपत राय जी ने। और गदर आंदोलन का जो जो है ये अमेरिका और कनाडा में स्टार्ट हुआ था। इसके मुख्य व्यक्ति लाला हरदयाल जी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लाला हरदयाल जी जो क्रांतिकारी और विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने अपना जीवन जो है भारत की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया था। वह गदर पार्टी के महासचिव थे। इस इस संगठन की जो स्थापना हुई थी पंजाबी सिखों के द्वारा की गई थी। भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था, यानी अंग्रेजों को भगाना था। कहने का मतलब ये है, ये इसका मेन उद्देश्य था। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये याद रखना। गदर आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भारत से भगाना या भारत को अंग्रेज मुक्त करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो जो ऑप्शन बी है अपने पास, लॉर्ड कर्जन ने 1899 से 1905 के मध्य कार्यकाल था उनका, भारतीय विद्यालय अधिनियम को पारित किया था। 1900 वर्ष में यह गठित हुआ था। ठीक है, और जो स्टार्टिंग इसकी कब हुई थी? वर्ष 1904 ईस्वी में। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, उसका कार्यकाल आपने देख चुके हैं, 1899 से 1905 तक उनका कार्यकाल था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से हंगरी की राजधानी क्या है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और थिम्पू, थिम्पू किसकी राजधानी है? थिम्पू राजधानी है भूटान की। और वियना की जो राजधानी है वो है
ऑस्ट्रिया। हंगरी राजधानी बुडापेस्ट की है। इसकी जो मुद्रा है हंगरियन फॉरेंट है। इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, मुद्रा मतलब जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, ऐसे ही इसकी जो मुद्रा है वो हंगरियन फॉरेंट है। वियना जो है ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। थिम्पू भूटान देश की राजधानी है। सना जो है यमन देश की राजधानी है, यमन। ठीक है, यमन। वियना जो है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। थिम्पू भूटान और बुडापेस्ट हंगरी। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? तो विजयनगर आने वाला इटली का जो यात्री था वो निकोलो कांटी था, जो इटली आया था, इटली से आया था मतलब विजयनगर। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य से आने वाला इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी था। ये कब आया था? शासनकाल था देवराय प्रथम का, 1420 ईस्वी में। यानी 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम जो थे उनका शासनकाल था। और विजयनगर साम्राज्य में कौन आया था? निकोलो डी कॉन्टी। ये कहाँ के थे? इटली के थे। चंद्रमा पर सर्वप्रथम मानव को पहुंचाने वाला जो यान था उसका नाम क्या है? देखिए उसका नाम है अपोलो 11। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो का तो अपोलो यान जो था वो चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम यान था। इसी यान में जो है यूरी गागरिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है गए थे। ठीक है, जिसमें तीन यात्री जो है व्यक्ति यानी मानव थे। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर यह है यान उतरा था, अपोलो 11। ठीक है, इसके बाद 1972 तक अमेरिका के 6 मानव सहित तथा अनेक बार मानव रहित चंद्रमा पर उनके यान पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा बांध सबसे बड़ा बांध माना जाता है? सो ऑप्शन डी है भाखड़ा नागल बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। अगर बात करें ऊंचाई में तो टिहरी बांध जो है वो सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। टी आकार का होता है टिहरी बांध, ये उत्तराखंड में होता है। पन बिजली यानी पानी से बिजली बनाने के उद्देश्य से ये बांध वहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध जो है ये स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध है। वह ऊंचाई में दूसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर ये टिहरी बांध है ऊंचाई में। ठीक है, और एशिया ये साथ ही 225 मीटर की ऊंचाई वाला एक ग्रेविटी बांध है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है इतना, इसका मतलब एशिया का पहला सबसे बड़ा बांध चीन में है, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम जो है ये चाइना में है, जो एशिया का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, जिप्सम जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है? सो जो ऑप्शन ए है ना, CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, जब भी तुम्हें 2H2O दिख जाए तो तुम समझ जाना कि किसी के मिश्रण से पानी बन रहा है। सो ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है। जिप्सम का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2O है। ठीक है, जिप्सम एक नरम सल्फेट खनिज है। इसका उपयोग जो है खाद यानी उर्वरक के रूप में किया जाता है। सो यहाँ पे वीडियो हमारी एंड होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो प्लीज़ चैनल को जो है आपसे वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये बेल आइकन दबा के रखना। जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो बाय बाय, टेक केयर।